हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग मनोविज्ञान पर बात कर रहे हैं और आज मनोविज्ञान पर बात करते हुए हमारे कुछ दिवस बीत चुके हैं। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में चर्चा हो रही थी और उसी श्रृंखला में आज हमारा नेक्स्ट क्लास है और आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर। देखिएगा, कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। बस कुछ समय रुकिएगा। चलिए, काफी साथी लाइव आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्यों हुआ, यानी शिक्षा में जो मनोविज्ञान था या मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है, अगर आपसे कोई पूछे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट करिएगा। नमस्ते पूर्वी, कवि, शरिता, सभी लोगों को नमस्ते। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तब आप क्या कहोगे? थॉर्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इन्हीं को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, समझिएगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियमों का प्रयोग इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया। मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया, इसीलिए ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया, यानी इन्होंने ही जो सीखने के नियम थे, जो सीखने के नियम है, सीखने के नियम को ही अधिगम का नियम कहा जाता है। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए थे, और ये जो सीखने के नियम हैं, ये क्या हैं? मनोविज्ञान के सिद्धांत है, मनोविज्ञान के नियम है, यानी मनोविज्ञान के नियम है, या हम कह सकते हैं अधिगम के नियम है। इन्हीं को हम अधिगम के नियम भी कहते हैं, और ये अधिगम के नियम मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम जो दिए थे, वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिए थे, इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तू को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? वुंट माने जाते हैं। अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जेम्स माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक मेरे साथियों थॉर्नडाइक माने जाते हैं। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? थॉर्नडाइक माने जाते हैं। यहां तक कोई चीज तो ऐसी नहीं है कि जो हमने आपको रटाई हो। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो कहाँ बनी थी, तब आप कहेंगे लिपजिंग में। कहाँ बनी थी? लिपजिंग में बनी थी। किसने बनवाई थी?
बुंड ने बनवाई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनी थी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ बनी थी, तब आप क्या कहोगे, शिकागो में बनी थी, शिकागो में बनी थी। और मेरे साथियों, इसको किसने बनवाया था, ड्यूबी ने बनवाया था, ड्यूबी ने बनवाया था। आई होप आप ये अब समझने लगे होंगे कि मनोविज्ञान अलग है, शिक्षा मनोविज्ञान अलग है, मनोविज्ञान के नियम अलग हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के नियम अलग हैं। तो मनोविज्ञान में जो शिक्षा के सिद्धांत दिए, जो शिक्षा के नियम दिए, सीखने के जो नियम दिए, वो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए, इसीलिए थॉर्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ने जो सीखने के नियम दिए थे वो दो प्रकार के थे, वह दो प्रकार थे। एक तो थे मुख्य नियम, एक तो मुख्य नियम थे, और मुख्य नियम कितने थे, 3 थे। दूसरे साथियों कौन से नियम थे, गौड़ नियम है, और गौड़ नियम की संख्या कितनी है, गौड़ नियम की संख्या 5 है। ठीक है, मुख्य नियम की अगर हम बात करें तो मुख्य नियम कौन कौन सा है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तैयारी का नियम, और तैयारी का नियम, जिसको तत्परता का सिद्धांत कहते हैं, जिसको तत्परता का सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसने सबसे पहले सीखने के नियम दिए थे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसने सबसे पहले सीखने के नियम दिए थे, तो आप क्या कहेंगे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। बात समझ में आ चुकी होगी। आगे की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं। अब हम साथियों अगली बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगली बात हम करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर। अब देखिएगा, यहाँ पर पहले हम महत्व को समझेंगे। पहले हम इस शब्द को समझें कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व ये कहते किसे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व कहते किसे हैं, तो बातें हम समझ पाएंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं शिक्षा, शिक्षा किसे है, यानी विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा क्या है, विद्यार्थी के व्यवहार का विद्यार्थी के व्यवहार का परिमार्जन। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर वाला शब्द देखिएगा, जब मनोविज्ञान का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, यानी सिखाने और सीखने के विषय में प्रयोग हो रहा हो, जब मनोविज्ञान का प्रयोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में हो, जब शिक्षार्थी के व्यवहार में सुधार लाने के लिए हो, तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान का महत्व, यानी मनोविज्ञान आवश्यक क्यों, महत्व का मतलब होता है जरूरी, मनोविज्ञान जरूरी क्यों है शिक्षा में, मनोविज्ञान आवश्यक क्यों है, मनोविज्ञान जरूरी क्यों है, मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है,
यही साथियों कहता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब ध्यान से एक एक पॉइंट अगर आपको नोट करना है तो हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करते जाएंगे और आप लोग उसको लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिएगा, जो पहले का समय था, प्राग कालम कह सकते हैं, जो पहले का समय था, मोनिका अभी हम एक एक जब पॉइंट लिखेंगे ना तो आप लोग नोट करते जाना, है ना। देखिएगा, यहाँ पर जब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान कब आई? शिक्षा मनोविज्ञान अब प्रचलन में आई, लेकिन जो पहले का समय था तब शिक्षा मनोविज्ञान नहीं था, तब मनोविज्ञान था ही नहीं। तो जब मनोविज्ञान नहीं था तो शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से होगा? क्योंकि मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई इसके बाद ही तो शिक्षा मनोविज्ञान आया। लगभग 19वीं सदी के आसपास हमारा शिक्षा मनोविज्ञान आया था। अभी तो 20वीं सदी चल रही है, यानी लगभग 100 वर्ष पुराना ही रहा होगा। लगभग शिक्षा मनोविज्ञान 100 वर्ष पुराना ही रहा होगा। तो इससे पहले जो शिक्षा थी उसका प्रारूप अलग हुआ करता था। इससे पहले जो शिक्षा का प्रारूप था वो अलग हुआ करता था। कैसे अलग हुआ करता था देखिएगा। तो सबसे पहले जो इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, देखिएगा, जब से शिक्षा मनोविज्ञान आई है, जब से शिक्षा मनोविज्ञान आई है तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बालक को केंद्र में रखकर करनी चाहिए। यानी शिक्षा के केंद्र में सदैव बालक को रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए? बालक को रखना चाहिए। देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक ज्ञान दे रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक बता रहा है, शिक्षक समझा रहा है, मान लेते हैं। तो अगर वह बालक को ध्यान में नहीं रखेगा, शिक्षा के केंद्र में सदैव बालक को रखना चाहिए, यानी ध्यान दीजिएगा, अगर वह बालक को केंद्र में नहीं रखेगा, जैसे जो पहले का समय था, पहले के समय में शिक्षक केंद्रक था। शिक्षक केंद्रक की भूमिका में था। शिक्षक केंद्रक की भूमिका में था। इसीलिए शिक्षक बैठ जाता था और मंत्र बोला करता था। बच्चे क्या करते थे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या उससे बड़ा हो, सब एक स्वर में चिल्लाया करते थे। तो वहां पर चाहे इतना बड़ा बच्चा हो, मतलब इतना बड़े का मतलब इतना बड़ा, चाहे इतना बड़ा हो चाहे उससे भी बड़ा हो, वहां पर शिक्षा सभी को एक समान दी जाती थी। शिक्षा सभी को एक समान दी जाती थी, क्योंकि केंद्र में कौन था? केंद्र में शिक्षक रहता था और शिक्षक अपने अनुसार शिक्षा देता था। उसको ये आवश्यक नहीं था कि जो बच्चे हैं वो किस लेवल के हैं। अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? इससे उसको मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर साथियों रटने पर बल दिया जाता था। किस पर बल दिया जाता था? रटने पर बल दिया जाता था, यानी रटाने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे थे। कहते थे कि रटने से बुद्धि का विकास होता है। पहले के लोग कहते हैं कि रटने से बुद्धि का विकास होता है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो चीजों को रटे होंगे। भाई, जब हम चीजों को सीखते नहीं तो हम चीजों को रट लेते हैं, है ना, एकदम रट लेते हैं। और आजकल की जो पेपर की लैंग्वेज है वो रटी हुई नहीं आती है। वो इतना घुमा के पूछते हैं कि अगर आपने समझा होगा तो ही कर पाओगे, अन्यथा छोड़ दोगे या गलत कर लोगे। तो यहाँ पर जो पहले की शिक्षा थी वह मेरे साथियों, पहले के समय में शिक्षक केंद्र की भूमिका था।
भूमिका में था, लेकिन अब अगर बात करें तो शिक्षा के केंद्र में सदैव बालक है। अब जो है वह बालक है, जबकि पहले के समय में शिक्षक है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा किसको रहे हैं? बालक को पढ़ा रहे हैं। तो अगर एक 4 साल का बच्चा है, तो हम उसको क्लास 8th का तो नहीं पढ़ाने लगेंगे। यानी जो बच्चा 4th लेवल का है, क्लास 4th का है, तो हमें उसे 4th के अनुसार पढ़ाना है। जो 6th का है, हमें उसको 6th के अनुसार पढ़ाना है। जो 7th का है, हमें उसको 7th के अनुसार पढ़ाना है। इसी आधार पर तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसी आधार पर तो आता है। तो कहने का मतलब ये है, जो अब की जो शिक्षा है, वो बाल केंद्रित है, यानी बालक को ध्यान में रखकर दी जाती है। बालक की आयु क्या है, बालक की मेंटल एज क्या है, बालक की रियल एज क्या है, बालक कितने वर्ष का है, कितनी कितनी जल्दी वो बातों को सीख लेता है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर याद रखना, वर्तमान में जब से शिक्षा मनोविज्ञान आया, जब से शिक्षा मनोविज्ञान आया, शिक्षा में सबसे पहला बदलाव यही हुआ कि अब जो शिक्षा हो गई वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, जिससे शिक्षा के और भी अग्रसर परिणाम देखने को मिले। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, सेकेंड क्या है? पाठ्यक्रम। अब देखिएगा, जब से शिक्षा मनोविज्ञान प्रचलन में आया, जब से शिक्षा मनोविज्ञान ने जन्म लिया, मनोविज्ञान ने जब से शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, अब बालक की आयु, प्रकृति, बालक की आयु, सबसे पहले आयु, फिर उसकी प्रकृति, है ना, फिर उसकी प्रकृति, फिर उसके समझने के तरीके देखकर उसको पाठ्यक्रम दिया जाता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? वही जिस तरह से, जैसे क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है, इसमें जो बुक्स चलती हैं, जो कॉपी किताबें चलती हैं, जो उसकी कॉपी किताबें होती हैं, वही उसका पाठ्यक्रम होता है। तो अब जो बच्चे की कॉपी किताबें होती है, जो उसका पाठ्यक्रम होता है, वह बालक की आयु और प्रकृति को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है। बालक की रुचि, बालक की अभिरुचि, और अभिरुचि के साथ साथ उसमें चित्रों के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम से उसको और भी मनोरंजक बनाया जाता है। तो अब क्या हुआ? जब से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने कदम रखा, जब से शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने कदम रखा, पाठ्यक्रम उपलब्ध हो गया। पहले पाठ्यक्रम नहीं था, पहले कोई पाठ्यक्रम नहीं था। जो जैसा मर्जी आया वो पढ़ा रहा है, जो जब मर्जी आया जैसे सिखा रहा है। कोई निश्चित कैरिकुलम नहीं था। जब मन आई तब गणित पढ़ा लिया, जब मन आई तब जैसे मन आए वैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब से शिक्षा मनोविज्ञान आया, तब से साथियों पाठ्यक्रम निश्चित हो गया, और ये पाठ्यक्रम आयु के अनुसार। अब आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी की बुक्स है, उसमें एक नई चीज और ऐड की गई है, बहुत पहले से ऐड हो गई है, कि आपको मंथ बाय मंथ, यानी जो लेसन है वो मंथ बाय मंथ बांट दिए गए हैं, कि आपको एक मंथ में एक लेसन पढ़ाना है, या 2 लेसन पढ़ाने हैं, या 3 लेसन पढ़ाने हैं। तो अब यहाँ तक कि जो मंथ में आपको ये भी आपको दे दिया गया है कि 1 महीने में आपको बच्चों को सिर्फ 2 लेसन सिखाने हैं। ये भी ऐड कर दिया गया। यानी ये सब क्या है? जब से मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा, दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें, ऊबे नहीं, उनके मन में उबाऊपन ना आए, बल्कि इंटरेस्ट आए, मनोरंजन आए, और उसके माध्यम से सीखें। आगे देखिएगा, तीसरा आता है मेरे साथियों, समय सारणी। समय सारणी, देखिएगा, समय सारणी क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। जो कह सकते हैं जो कठिन विषय होते हैं, जो कठिन विषय होते हैं, कठिन विषय के जो घंटे होते हैं, कठिन विषय के घंटे प्रारंभ में लगा दिए जाते हैं, प्रारंभ में लगाए जाते हैं, ताकि बच्चे थकान
थकान से पहले आसानी से सीख ले, आसानी से सीख ले। क्लियर? तो अगला हमने क्या बताया, हमने आपसे कहा समय सारणी। समय सारणी की उपयोगिता क्यों होती है, क्यों बच्चे आराम से सीख ले। एक सेकेंड, अगला क्या है, समय सारणी। यानी अगर हम बात करें समय सारणी क्या होती है, जैसे कि आपका टाइम टेबल, आपने देखा होगा, आप भी स्कूल में कॉलेज में पढ़े होंगे, तो आपको एक टाइम टेबल इशू कराया जाता है। क्या कराया जाता है, टाइम टेबल इशू कराया जाता है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे जो स्टार्टिंग के घंटे लगते हैं, यानी लंच से पहले के जो घंटे लगते हैं, वो महत्वपूर्ण विषय के होते हैं, जिनमें बच्चे सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी का हुआ, विज्ञान का हुआ, और आपका जैसे मैथ है। ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, वो लंच से पहले लगाए जाते हैं। क्यों, जैसे लंच कर लिया, फिर बच्चों में उबाऊपन आने लगता है, थकान आने लगता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण घंटे होते हैं, वो साथियों पहले लगा दिए जाते हैं, ताकि बच्चे आसानी से सीखें। और ये सब कैसे डिसाइड करा गया है, तो जब से मनोविज्ञान ने कदम रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, तभी से ये बातें उसमें ऐड की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आ गई सभी को? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखिएगा। इसके बाद आता है चौथा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्या हम बात करते हैं, हमने आपसे कहा पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे जब टीचर आपको पढ़ाने आता है, पहले क्या करता था, टीचर ऐसे गया और क्लास में इसे पढ़ा दिया, चला आया। लेकिन अब ये आवश्यक है कि जब आप पढ़ाने जाते हैं और जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, पाठ्य मतलब पढ़ाने के साथ, अगर उसको समझाने के लिए कोई आपके पास प्रोजेक्ट है, या कोई आपके पास चित्र है, या कोई भी आपके पास जैसे ऑडियो है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, तो वह आपको पाठ्य सहगामी क्रियाएं यूज करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी हम आपको क्वेश्चन पढ़ाते हैं, आपको समझ नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार हमने उसका फिगर आपको दिखा दिया, तो वो चीजें आप सीख जाते हो। तो वो सब क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी पढ़ाने की सहायक सामग्री, पढ़ाने के साथ विषय की सहायक सामग्री, विषय की सहायक सामग्री जो होती है, विषय की सहायक सामग्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाने के साथ विषय की सहायक सामग्री का अर्थ ये नहीं है कि जैसे मानचित्र हो गया, जैसे परिचर्चा हो गई, जैसे अंताक्षरी हो गई, जैसे पर्यटन हो गया, जैसे भ्रमण हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं,
पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वो 5 नंबर देखो, अनुशासन। जब मनोविज्ञान आया नहीं था तब लोग क्या कहते हैं, तब डंडे पर बल दिया जाता है, डंडे पर बल। यानी पहले का जो समय था यानी प्राचीन काल में लोग डंडे पर बल देते थे। प्राचीन काल में डंडे पर बल दिया जाता था। कहते हैं डंडा हटा अनुशासन छूटा, कहते हैं डंडा हटा अनुशासन छूटा या अनुशासन टूटा। लेकिन आजकल ये जो परिभाषा ये पुरानी हो गई। कहते हैं बच्चों को इस माध्यम से आप ट्रीट करें कि बच्चे आपके अनुशासन में रहें। आप उनको इस तरह से कहानी सुनाएं, उनको प्रेरणा दें कि वो स्वयं ही अनुशासित हो। इसमें क्या कहा गया अनुशासन में, कि स्वयं ही अनुशासन में रहने पर बल दिया जाए। स्वयं ही अनुशासित रहने पर बल दिया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि अगर शिक्षक स्वयं ही अनुशासन में रहेगा तो बच्चे अनुशासन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक होता है, आईना होता है। वो ठीक वैसा ही बनना चाहता है जैसा उसका शिक्षक है। बच्चा वैसा ही बनना चाहता है जैसे उसकी माँ है। बच्चा वैसा ही बनना चाहता है जैसा उसका पिता है। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि अनुशासन, वो उसी को अनुशासन कहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं ही अपने आप में अनुशासित रहते हैं, और कुछ लोगों का चाहे तुम अपना सर फोड़ डालो, उनको अनुशासन में नहीं रहना तो कतई नहीं रहना। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने आप में अनुशासित रहना। तो यहाँ पर क्या कहता है, अनुशासन क्या है, डंडे पर बल। जैसे हमारा नईम है, अब चाहे तुम उसके लिए कुछ भी करो, लेकिन भाई वो नहीं सुधरने वाला। क्लास जब पढ़ा रहे हो तब तो बेचारा पढ़ता रहता है, लेकिन बीच में एक आधे बतियाने लगता है। इसके बाद जैसे ही देखता है क्लास छूटी, बस एक दो सारियां उसको लिख देनी है। भाई इतना गजब है, कुछ कहने को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि पहले प्राचीन काल में डंडे पर बल दिया जाता था, लेकिन अब जो है अब स्वयं ही अनुशासन पर बल देता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक उसका आईना होता है। तो अनुशासन आ गया। अगला हम बात करते हैं, 6वीं बात करते हैं, बालक पर बहुत सी अवस्थाएं होती हैं। यानी देखिएगा, जो शिक्षक होता है उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। और ये बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान बताता है कि बालक की अवस्थाओं को बताता है। बाल मनोविज्ञान क्या बताता है? बालक की अवस्थाओं का ज्ञान कराता है। बालक की अवस्थाओं का ज्ञान कराता है। बालक की अवस्थाओं का ज्ञान कौन कराता है? बाल मनोविज्ञान कराता है, ताकि शिक्षक बालक के अनुसार बालक की उम्र, अभिरुचि आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करे। ठीक है, अगला जो 7वां पॉइंट है, सतत मूल्यांकन, या यहां पर कह सकते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन। देखिएगा, बच्चे का जो मूल्यांकन करना है वो ऐसा नहीं है कि वर्ष में एक बार करना है। बच्चे का मूल्यांकन हमेशा पल पल पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं इतना नियंत्रण में रखना चाहिए कि हर दिन उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हमें आपका मूल्यांकन करना है, तो हम इस उम्मीद में नहीं बैठे रहेंगे कि जब आपका टेट का रिजल्ट हो, सुपर टेट का रिजल्ट हो, तब वो हमें आपका मूल्यांकन, आपका
जो मूल्यांकन होगा उसी के आधार पर आपके नंबर आएंगे। तो वही क्या है, आपका मूल्यांकन है। तो हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज आपको पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उससे हम कुछ प्रश्न पुटअप करते हैं और जो आप उसके आंसर देते हो वो आपका क्या है, वही आपका मूल्यांकन है। यानी मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर हमेशा और लगातार मूल्यांकन होते रहना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर लगातार मूल्यांकन होते रहना चाहिए। इसी को कहते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। अगला कहते हैं 8वां, पिछड़े बालकों व प्रतिभाशाली बालकों में समावेश। देखिएगा, जब भी समावेश की बात आती है, किसकी बात आती है, समावेश। समावेश किसे कहते हैं, समावेश कहते हैं मिला जुला। समावेश क्या कहते हैं, मिला जुला। देखिएगा, कोई भी क्लास है, चाहे आप क्लास 5th ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 8th ले लो, अगर उस क्लास में 30 बच्चे हैं तो 100% ये मान लो कि उस क्लास में 5 बच्चे तो बहुत ही अच्छे होंगे, जिनको हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं, और 5 तो नहीं लेकिन 2 तो होंगे ही, पक्का होंगे। उस क्लास में 3 बच्चे ऐसे 100% होंगे जो बिल्कुल मूढ़ होंगे, मूढ़ बुद्धि जिनको हम कहते हैं, यानी जो पिछड़े से भी पिछड़े होंगे। जो बाकी, अगर इनमें हम निकाल दें 3 2 5 निकाल दिए तो कितने बचे, 25। 25 बच्चे सामान्य बुद्धि के होंगे। 25 कैसे होंगे, सामान्य बुद्धि के होंगे। तो अगर हम शिक्षा बहुत तेजी से दे रहे हैं, बहुत तीव्र गति से देंगे, तो प्रतिभाशाली बच्चे तो समझ जाएंगे लेकिन मूढ़ बुद्धि छूट जाएंगे। अगर हम बहुत धीमे धीमे देंगे तो मूढ़ बुद्धि तो समझ लेंगे, सामान्य बुद्धि भी सीख जाएंगे, लेकिन प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो उबापन महसूस करने लगेंगे, उबाऊ महसूस करने लगेंगे। तो शिक्षा का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जो कि ना ज्यादा उबाऊ हो, ना ज्यादा मतलब ना ज्यादा धीमा हो, ना ज्यादा तेज हो। प्रतिभाशाली भी उसको सीख सके, प्रतिभाशाली भी उसको समझ सके और मूढ़ बुद्धि भी उसका फायदा उठा सके। सामान्य तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। तो ये सब चीजें हमारे जो सिलेबस में या हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में आई कहां से, शिक्षा के क्षेत्र में आई कहां से, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा लाई गई, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा लाई गई, सतत व व्यापक। ठीक है, तो क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। अब देखिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है स्वस्थ वातावरण। क्या बोलता है, स्वस्थ वातावरण। कहता है बच्चों को जो शिक्षा देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, तो इसके लिए जो भी उनके आसपास का माहौल हो, यानी जो विद्यालय का माहौल हो, विद्यालय का माहौल हो, वह कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और स्वच्छ होने के साथ साथ स्वस्थ भी होना चाहिए। अब स्वस्थ कैसा है, देखिएगा, मान लीजिएगा अगर प्राथमिक विद्यालय है और उस विद्यालय में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, तो जब कूड़े के ढेर लगे तो वहां पर मक्खी मच्छर बहुत ही ज्यादा पनप जाएंगे, और उसी के साथ साथ वो बच्चों को, जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको डिस्टर्ब करेंगे, जिससे बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। दूसरी अगर बात करें कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में ना तो कोई खिड़की है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा एक ऐसी कक्षा है जिसमें ना कहीं एक खिड़की है, ना पंखा है, ना रोशनी का अच्छा प्रबंध है, ना वायु निकलने का अच्छा कोई माध्यम है,
तो ऐसी जगह पर अगर हमारी क्लास है, कक्षा है, गर्मी का समय है, रोशनी भी नहीं आ रही है और घनघोर गर्मी लग रही है, तो ऐसे में बच्चों का क्या होगा? बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। तो वातावरण कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात, अब मान लीजिएगा कोई विद्यालय है और विद्यालय की जो छतें हैं, छतें जगह-जगह पर चटकी हैं, टूटी हैं, फटी हैं। अचानक से बरसात का सीजन है और बारिश होने लगती है। जब बारिश होने लगती है तो जब शिक्षक अपना शिक्षण का कार्य कर रहा है, उसी समय उन जो कह सकते थे जो दरार थी, जो टूटी छतें थी, जो चटकी छतें थी, उन्हीं से पानी चूने लगता है, पानी रिसने लगता है। तो एक बात बताओ, विद्यार्थी पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। तो यही कहा गया कि अगर कक्षा ऐसी होनी चाहिए, विद्यालय ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर जो कक्षाएँ संचालित होती हैं, वहाँ पर रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। वहाँ पर वायु के निकलने का अच्छा माध्यम होना चाहिए, वायु के आने-जाने का अच्छा माध्यम होना चाहिए। जहाँ पर स्वच्छ माहौल होना चाहिए, जहाँ पर पीने के पानी का प्रबंध होना चाहिए, जहाँ पर खेल का मैदान होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे सीखने के लिए उनके झूले-वूले होने चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीख सकें, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से सीख सकें। तो ये क्या है? स्वस्थ वातावरण है। तो स्वस्थ वातावरण में विद्यालय का माहौल होता है, जिसमें हम कह सकते हैं रोशनी रोशनी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, वायु का अच्छा निकास होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पीने का पानी होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए। ये सभी चीजें स्वस्थ वातावरण के अंतर्गत आती हैं विद्यालय में। तो जब ये चीजें होती हैं तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो बच्चों लगभग यही कुछ होता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व हैं। जैसे उनमें अलग-अलग जो विभेद होते हैं बच्चों में, 10वां लिख लीजिएगा। अलग-अलग विभेदों के आधार पर अलग-अलग विभेदों के आधार पर शिक्षा। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं और जो उनके अंदर भेद हैं, जो उनके अंतर्गत दिखेगा, अलग-अलग विभेद, अलग मतलब अलग-अलग जो बच्चों में अलग-अलग अंतर है, जो उनमें भेद है, उनके आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए, उनके आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जब भी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, तो हमें उनके स्टेटस को ध्यान में रखना है, हमें बच्चों के स्तर को ध्यान में रखना है, हमें उनकी आयु को ध्यान में रखना है, हमें उनकी मनोवृत्ति को ध्यान में रखना है, हमें उनकी मनोवृत्ति को ध्यान में रखना है, हमें उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी है। क्लियर? तो साथियों ये कुछ शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व था, जो कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुआ और इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व जागा। तो इस तरह से जो आज का हमारा टॉपिक था, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व नामक अध्याय आज की डेट में पूरा होता है। अब अगली जो क्लास होगी वो अधिगम की क्लास होगी, यानी आगे समय में हम बात करेंगे अधिगम पर। तो कल अधिगम की क्लास होगी और कल की क्लास मिस मत करिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर, इसी समय इसी चैनल मतलब इसी प्लेटफॉर्म पर एक नई क्लास के साथ। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप में से अगर किसी को भी कुछ पूछना हो, कुछ भी जानना हो, शिवानी, पूर्वी, क्वीन और राज, जिया राणा, कोमल साहू, लवली, निधि, पूर्वी, हाँ बिल्कुल सही, खेल का सामान होना चाहिए। बिल्कुल सही, कोमल साहू कहती है खेल का सामान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा खेलेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, है ना? चलिए, तो सभी बोलते रहे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप सभी को भी थैंक यू और इसी के साथ साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
बिल्कुल शिवाजी आप भी हो। शिवाजी, दमयंती, मोनिका, कवि, रजनी, विमलेश पांडे, क्वीन शर्मा, सभी को भाई मेरी तरफ से टाटा टाटा, बाय बाय, बाय बाय। कुछ मत करो बच्चा, दोनों को देखो, पढ़ाई भी देखो और फैमिली भी देखनी पड़ेगी, तो एडजस्टमेंट आपको करना होगा। धन्यवाद।